हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन अवर चैनल दिव्यश्री फिजिक्स। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का नेक्स्ट एक वंडरफुल सा लेक्चर बेस्ड ऑन फंडामेंटल यूनिट्स। अब फंडामेंटल मींस बेसिक यूनिट्स। तो बेसिक जैसा भी कुछ होता है, जैसे अगर बोल दे कि इन्वायरमेंट के अंदर सबसे बेसिक पार्टिकल क्या है, तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन सबसे बेसिक पार्टिकल माना जाता है। क्यों? क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। वो सबसे स्मॉल तो होता है बट वो साथ में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट भी कर सकता है। तो आज के टाइम पर सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट चार्ज्ड पार्टिकल जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। अगर हम बोले कि इंडिपेंडेंट ना हो तो और भी बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, बट इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रॉन होता है। तो मतलब बेसिक होता है ना कुछ चीज़ों का कि वो हमें कोई भी चीज़ है, कोई भी थ्योरी है, उसको समझने के लिए सबसे उसका बेस देखना पड़ता है। अच्छा, ये इसका बेस है, इसको हमें पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके हम इस थ्योरी को क्लियर कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स करना है, सबसे पहले तो ABCD आनी चाहिए ना, तो उसका बेसिक है। जब ABCD आएगी फिर हम सेंटेंस वर्ड्स बनाना सीखेंगे, सेंटेंस बनाना सीखेंगे, फिर धीरे धीरे टेंस आएंगे, स्पीकिंग धीरे धीरे बनेगी। ठीक है, तो उसी तरह फिजिक्स के अंदर कुछ फंडामेंटल यूनिट्स होती है, मतलब सबसे बेसिक यूनिट। उन्हीं यूनिट्स की हेल्प से हम सारी यूनिट्स बनाते हैं। ठीक है, समझ आए? सब फंडामेंटल यूनिट्स मतलब जो सबसे ज़्यादा मेन होने वाली है। ठीक है, सबसे ज़्यादा मेन यूनिट होगी और उसके बाद जो उनकी हेल्प से दूसरी यूनिट्स बनाई जाएंगी। ठीक है, तो सोच के देखो, फिजिक्स इतना बड़ा सब्जेक्ट है, तो इतने बड़े सब्जेक्ट के अंदर कितनी फंडामेंटल यूनिट्स होंगी, कितनी बेसिक यूनिट्स होंगी जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसकी हेल्प से सारी यूनिट्स बन रही है दूसरी वाली। तो कितनी होंगी? 100 होगी, 200 होंगी, 500 होगी, 1000 होगी या 10-15 होगी? तो इमेजिन करके देखो कितनी होगी। सिर्फ 3 यूनिट्स, 3 यूनिट्स होती है जो सबसे ज़्यादा बेसिक यूनिट होती है। ठीक है, तो वो हम स्टडी करने वाले। तो फंडामेंटल का मतलब समझ गए, फंडामेंटल मीन्स सबसे ज़्यादा बेसिक यूनिट्स। ठीक है, तो अब देखो हम स्टार्ट करते हैं बेसिक यूनिट्स। बेसिक यूनिट्स को स्टार्ट करने से पहले हम एक टर्म देखते हैं और वो टर्म है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, जो फिजिकल क्वांटिटी होती है वो क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी मतलब फिजिक्स के अंदर देखो, अगर हम फिजिकल क्वांटिटी से पहले एक वर्ड और देख लेते हैं। देखो कहाँ तो हम स्टडी करें फंडामेंटल यूनिट, उसको छोड़ के हम स्टडी करने लगे फिजिकल क्वांटिटी। अब इसको भी छोड़ के एक वर्ड स्टडी करेंगे, फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स ये तो हमने बहुत अच्छे से स्टडी कर लिया अपने लेक्चर के अंदर, बट फिजिक्स के अंदर हम थोड़ा सा और एक लाइन ऐड करने वाले हैं। फिजिक्स मतलब एक एग्जैक्ट साइंस। फिजिक्स का मतलब एग्जैक्ट साइंस। एग्जैक्ट साइंस मतलब जिसमें जो मेजरमेंट होती है बहुत एक्यूरेट होती है, उसमें एरर्स नहीं होते हैं, बहुत ही एक्यूरेट साइंस, उसी को हम क्या बोलते हैं? फिजिक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है देखो, फिजिक्स मतलब एक्यूरेट मेजरमेंट। मेजरमेंट मतलब हम कोई भी क्वांटिटी होगी उसको मेजर कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं। कैसे? डायरेक्टली मेजर कर लो, उसको उठाओ, तराजू के अंदर रखो और उसका वेट देखो, डायरेक्टली मेजर। इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, तो मतलब कोई भी क्वांटिटी जिसको या तो हम डायरेक्टली मेजर करो या इनडायरेक्टली मेजर करो, बट उसको मेजर कर पाएं, तो वो उस क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी मीन्स कोई भी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर पाएं। ठीक है, जिसका मास, लेंथ, टाइम, वॉल्यूम, कुछ भी चीज़ हम उसकी बता पाएँ उसके बारे में, दैट मीन्स हम उसको मेजर कर सकते हैं और उसी को हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। एग्जाम्पल, मास हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, टाइम हो सकता है, एक्सेलरेशन हो सकता है, मोमेंटम हो सकता है, कोई भी क्वांटिटी ले लो। फिजिक्स में तो बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी समझ में आई। अब जो ये फिजिकल क्वांटिटी होती है, मतलब जो क्वांटिटी जिसको हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, उसको हम किस तरह से लिखेंगे?
ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म। उससे पहले हम ये देखते हैं हमने इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या दिए थे। हमने कहा मास, वॉल्यूम, वेट, बहुत सारे हो सकते हैं इसके एग्जाम्पल तो, ठीक है, बहुत सारे हो गए। तो हम इनमें से एक उठा लेते हैं, मान लेते हैं हमने मास उठा लिया। मास भी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि हम इसको मेजर कर सकते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ठीक है। कोई भी क्वांटिटी जिसको हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर करें वो क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो मास हो गया। अब जो मास होता है ना उसको हम एक्सप्लेन करते हैं दो टर्म्स में, एक होगा नंबर, एक होगी यूनिट। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन करेंगे नंबर मल्टीप्लाई बाय यूनिट। मतलब अगर हम बोले कि हमारा जो मास है, वेट की बात नहीं कर रहे हैं, मास की बात कर रहे हैं, मास की, मान लो कि हमारा मास होगा 10 किलोग्राम, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे। तो यहाँ पे 10 किलोग्राम, 10 क्या है, एक नंबर है, किलोग्राम क्या है, एक यूनिट है। तो मास क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी का एक्सप्लेन करते नंबर मल्टीप्लाई बाय यूनिट। नंबर का मतलब काउंटिंग होगी, ठीक है, और यूनिट मतलब किलोग्राम होगा। मास की यूनिट तो किलोग्राम होती है, ठीक है। अगर हम एक दूसरा सिस्टम देखते हैं, यहाँ पे हम किलोग्राम की बजाय ग्राम ले ले तो ये कितना बन जाएगा, 10,000 ग्राम। 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम और 10 किलोग्राम मतलब 10,000 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे ये ग्राम होगा। तो यहाँ से हम ये नहीं बोल रहे कि अगर नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो जो यूनिट है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होगी, ठीक है। तो नंबर और यूनिट एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्लियर? ठीक है। तो नंबर और यूनिट एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यहाँ से देखो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, पता चल गई। उसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं, पता चल गई। अब यहाँ पे जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है बहुत सारी हैं। कितनी है, बहुत सारी। मास, लेंथ, टाइम, इंटेंसिटी, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वॉल्यूम, एरिया, बहुत सारे, जितना नाम तुम ले सकते हो ना सारे नाम ले दो, तो वो सारी फिजिकल क्वांटिटी। तो उनमें से अब इतनी फिजिकल क्वांटिटी में से हमें सेलेक्ट करनी कि सबसे ज़्यादा बेसिक क्वांटिटी कौन कौन सी है। बेसिक क्वांटिटी जो सबसे ज़्यादा मेन होने वाली है, जिसकी हेल्प से हम बाकी सारी क्वांटिटीज़ को डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। तो वो 3 बेशकीमती हीरे यहाँ से ढूंढने हैं हमें, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो वो 3 सबसे बेसिक क्वांटिटीज़ हैं जिसको हमने क्या बोला, फंडामेंटल यूनिट्स बोला है। वो 3 फंडामेंटल यूनिट्स हमारे पास कौन कौन सी है, मास है, लेंथ है एंड टाइम, M, L और T। मास, लेंथ और टाइम, ये 3 सबसे ज़्यादा बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है। अब इनकी हेल्प से ही हम सारी क्वांटिटी डिराइव करेंगे, चाहे वॉल्यूम हो, मोमेंटम हो, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, एनर्जी हो गई, इंटेंसिटी हो गई, पावर होगी, वर्क डन होगा, कुछ भी लगा लो, सरफेस टेंशन होगा, सारे हम इन्हीं 3 से डिराइव करेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर। बट सबसे पहले हम देखेंगे कि ये बेसिक क्यों है, यही क्यों फंडामेंटल है, कोई और क्यों नहीं है, ठीक है। तो स्टार्ट करते। अब इनको ये प्रूव करने से पहले कि ये फंडामेंटल है, सबसे पहले इन तीनों टर्म्स के बारे में हम अलग अलग थोड़ा थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले मास। मास का मतलब क्या होता है, ये वाला मास होता है या कुछ और भी होता है। मास मतलब कि द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन ए बॉडी। क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन ए बॉडी। किसी भी बॉडी के अंदर कितनी क्वांटिटी में मैटर है उसको हम क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं। अगर किसी, जैसे हम शॉपकीपर के पास जाते हैं, उसको बोल देते हैं कि 1 किलोग्राम गुड़ दे दो,
तो इसका मतलब गुड़ कितना है, गुड़ क्या है, मैटर है, और 1 किलोग्राम उसकी क्वांटिटी है, तो उस गुड़ का मास कितना हो गया, 1 किलोग्राम। तो मास का मतलब सिंपल होता है क्वांटिटी ऑफ मैटर। अगर किसी का मास बहुत ज़्यादा, मतलब मैटर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, अगर किसी का मास बहुत स्मॉल है, दैट मीन्स उसमें क्वांटिटी ऑफ मैटर बहुत ज़्यादा स्मॉल है। ठीक है, तो मास मतलब क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन ए बॉडी, किसी भी बॉडी में कितनी क्वांटिटी में मैटर होता है उसी को हम मास बोलते हैं। ठीक है, अब जो मास होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता उसके पास में कोई बॉडी आके खड़ी हो गई है, ठीक है, या फिर उसके आगे कोई खड़ी है, साइड में कोई है या पीछे कोई है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मास है वो इंडिपेंडेंट होता है अदर क्वांटिटीज से, मतलब अदर बॉडीज से। अगर उसके आसपास कोई दूसरी बॉडी प्रेजेंट है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बिल्कुल चिकना घड़ा टाइप ढीठ है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है दूसरी बॉडी की प्रेजेंस से। ठीक है, तो एक तो यही पॉइंट हो गया कि मास के ऊपर किसी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है मास ऑफ ए बॉडी कांट बी जीरो। किसी भी बॉडी का मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता। जीरो मास मतलब कुछ है ही नहीं, वैक्यूम। और क्या वैक्यूम को हम बॉडी बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते ना। वैक्यूम का मतलब जहाँ पे कुछ भी ना हो। तो मतलब अगर हमने बोला कि ये बॉडी है तो उसका कुछ ना कुछ मास होगा, भले ही उसका मास 0.000 समथिंग हो, लेकिन उसका कुछ ना कुछ मास तो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट यही था। और जो मास होता है किसी भी बॉडी की शेप पे डिपेंड नहीं करता है कि 1 किलोग्राम की बॉडी की शेप है वो सर्कुलर ही होगी, रेक्टेंगुलर नहीं हो सकती। तो मतलब जो मास है वो शेप के साथ कनेक्टेड नहीं है कि इस शेप का इतना मास होगा, बिल्कुल भी नहीं। शेप के ऊपर, साइज के ऊपर, स्टेट के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, तो ये मास के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब मास की 2 टाइप्स होती हैं, एक होता है इनर्शियल मास और एक होता है ग्रेविटेशनल मास। देखो यहां पे एक वर्ड आया इनर्शिया। इनर्शिया मीन्स, इनर्शिया का मतलब होता है एबिलिटी टू रेजिस्ट। एबिलिटी टू रेजिस्ट। रेजिस्ट का मतलब रोकना। मतलब अब मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, अगर कोई मुझे इस साइड से पुश कर रहा है, लेकिन मैं बिल्कुल खड़ी हूँ, ऐसे पूरा डट के खड़ी हूँ, मुझे हिला भी नहीं पा रहा है, पूरा जोर लगा रहा है लेकिन मैं उससे हिल नहीं रही हूँ, मैं अपनी जगह पे खड़ी हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि मैं रेजिस्ट कर रही हूँ। यहाँ वाला बंदा मुझे पुश कर रहा है लेकिन मैं ऐसे मूव नहीं कर रही हूँ, मैं रेजिस्ट कर रही हूँ, उसकी फोर्स को रेजिस्ट कर रही हूँ। तो किस पे डिपेंड करेगा? अगर मतलब मेरे अंदर जो क्वांटिटी ऑफ मैटर बहुत है, अच्छा खासा मोटा ताजा पर्सन कोई यहाँ पे खड़ा है, तो उसको हम हिला नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्वांटिटी ऑफ मैटर बहुत ज़्यादा है, वो बहुत मोटा है, खली टाइप है। ठीक है, तो उसको हिलाना बहुत टफ होने वाला है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्वांटिटी ऑफ मैटर ऑलरेडी इतना है, और जितना क्वांटिटी ऑफ मैटर है दैट मीन्स वो हमसे थोड़े ना मूव होगा। ठीक है, तो इनर्शिया का मतलब होता है एबिलिटी टू रेजिस्ट, और इनर्शियल मास मतलब वो मास जो रेजिस्ट करता है मोशन को या फिर रेस्ट को। मतलब अगर वो रेस्ट में है तो वो कोशिश करेगा मैं रेस्ट में ही रहूं, आराम से आराम करूं। बट अगर कोई उसको मूव करना चाहेगा तो वो नहीं करेगा, क्योंकि उसकी खुद की इच्छा नहीं है मूव करने की। और अगर वो भाग रहा है तो वो भागता रहेगा, बेशक से कोई उसको रोकना चाहे लेकिन वो नहीं रुकेगा। क्यों? क्योंकि वो खुद भागना चाहता है, तो अपनी मर्जी का मालिक है। तो इनर्शिया का मतलब क्या होता है? एबिलिटी टू रेजिस्ट, मतलब रोकने की अक्षमता, रोकने की एबिलिटी। जिसमें जितनी ज़्यादा रोकने की एबिलिटी है दैट मीन्स उसमें उतना ही ज़्यादा मास है, और उस मास को हम बोलेंगे इनर्शियल मास।
समझ में आया? ये जो वर्ड है ना इनर्शिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और 9th क्लास में आता है, बट इसको बहुत सारे टीचर्स जस्ट ऐसे ही पढ़ा देते हैं, रियल फील नहीं कर पाते। इसको एक बार और समझाने के लिए हम एक एग्जांपल देते हैं। एक इतना सा स्टोन है, पत्थर है, ठीक है, इतना सा पत्थर है, उसको हम उठा के ऐसे रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्वांटिटी ऑफ मैटर बहुत स्मॉल है, मतलब उसका इनर्शिया बहुत कम है, इसलिए हम उठा के रख सकते हैं। अगर इसके बजाय इतना बड़ा पत्थर होगा, बहुत भारी सा है, 70-80 kg का, क्या उसको हम ऐसे उठा के रख पाएंगे? उसको हिलाना भी बहुत टफ होने वाला है। क्यों? क्योंकि वो बहुत भारी है। भारी मतलब उसके अंदर मैटर बहुत ज़्यादा है, और अगर मैटर बहुत ज़्यादा दैट मीन्स उसका इनर्शिया ज़्यादा है। इनर्शिया मतलब हट, एक तरह से बोलते हैं ना, जिद्दी, जिद होनी चाहिए। तो यहाँ पे ना इनर्शिया मतलब उसमें जिद है कि मैं अगर यहाँ पे हूँ तो मैं यहीं पे रहूँगा, बिल्कुल भी नहीं हिलने वाला, ये मेरी जिद है। और अगर मैं भाग रहा हूँ तो कोई रोक के दिखा दे, मैं भागता रहूँगा, मैं रुकने वाला नहीं हूँ, वो जिद होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब इनर्शिया एक तरह से जिद लगा सकते हो। ठीक है, हर बंदे में वैसे जिद होनी चाहिए, अपनी एम्बिशंस को लेके, अपने गोल्स को लेके जिद रखो हमेशा, बजाय कि इधर उधर के लोगों से झगड़ा करने के, उन पे फालतू का ध्यान देने से या फिर मोबाइल में टाइम वेस्ट करने से। सिर्फ अपने गोल पे फोकस करो। समझ में आया? किसी को कोई एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, अपने काम पे फोकस करो, सब अच्छा होगा एक दिन। ठीक है, तो यहाँ पे इनर्शियल मास होगा। इनर्शियल मास मतलब जो मास बॉडी के अंदर रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी इंड्यूस करता है, वो इनर्शियल मास हो गया। सेकेंड है ग्रेविटेशनल मास। ग्रेविटेशनल मतलब जो ग्रेविटी होती है, जो अर्थ होती है, किसी भी बॉडी को अपनी तरफ पकड़ के खींच रही है। अभी मार्कर मैं छोड़ दूँ, नीचे गया, क्यों? क्योंकि अर्थ ने इसको खींच लिया, बिल्कुल चुंबक की तरह अर्थ ने इसको अपनी तरफ खींच लिया है। तो क्यों खींच पाती? क्योंकि इसके अंदर मास है। अगर इसमें मास ही ना हो, अब एक तो ये मार्कर गिरेगा, दूसरा अगर हम इस मार्कर की जगह, देखो एक पेज ले लेते हैं हम, देखो ये दो चीजें हम यहाँ से फॉल करवा रहे हैं, कौन सा पहले गिरेगा? यहाँ पे पेज है जो बहुत स्लो गिरा, लेकिन जो मार्कर है बहुत स्पीड से गिरा। क्यों? क्योंकि इसकी स्पीड बहुत, इसका मास बहुत ज़्यादा है। समझ में आया? जो ग्रेविटेशनल मास होता है ना, मतलब कि जिसका जितना ज़्यादा मास होगा, अर्थ उसको उतनी ही ज़्यादा फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी। एक तो ये पेज होगा जो बिल्कुल हल्का सा है, और एक हाइलाइटर हो गया जो इसके कंपैरिजन में थोड़ा हैवी है। तो अर्थ किससे ज़्यादा प्यार करती, किसको अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगी? तो देखो ये दोनों है, इनको हम इक्वल हाइट से नीचे गिरा रहे हैं, तो पेज तो बहुत लेट गिरा है और हाइलाइटर सबसे पहले पहुंच गया। मतलब अर्थ हाइलाइटर से बहुत ज़्यादा प्यार करती है और इसको अपनी तरफ खींच लेती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल मास का कॉन्सेप्ट बोलते हैं। मतलब ग्रेविटी है, जितना ज़्यादा किसी बॉडी में मास होगा, उसको उतनी ही ज़्यादा फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। जितना कम मास कम फोर्स, ज़्यादा मास ज़्यादा फोर्स। ठीक है, तो वो उस मास को हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल मास बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर हो गया। अब इनर्शियल मास पढ़ लिया, ग्रेविटेशनल मास पढ़ लिया। अब मास तो मास ही होता है एक तरह से। मास मतलब क्वांटिटी ऑफ मैटर, तो कोई फर्क नहीं पड़ता इनर्शियल है या ग्रेविटेशनल है। तो जब भी मास का कॉन्सेप्ट आता है तो इसका मतलब वो सिंपल मास है। ये हमने वैसे डिफाइन किया, इसकी 2 टाइप्स। इन दोनों का जो मीनिंग है वो एक ही है, क्वांटिटी ऑफ मैटर। ठीक है, तो यहाँ से हमने मास को तो स्टडी कर लिया। अब हम देखते हैं लेंथ का कॉन्सेप्ट। लेंथ का मतलब क्या होता है? सेपरेशन बिटवीन 2 पॉइंट्स। बिल्कुल सिंपल है, सेपरेशन बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स के बीच की सेपरेशन, उसको हम क्या बोलेंगे? लेंथ बोलेंगे। सेपरेशन बिटवीन 2 पॉइंट्स, और उसको हमने क्या बोल दिया? लेंथ बोल दिया। लेंथ की यूनिट क्या होगी? लेंथ की यूनिट होगी मीटर। लेंथ की यूनिट होगी मीटर, या फिर सेंटीमीटर, या फिर किलोमीटर, या फिर एंगस्ट्रॉम, या फिर लाइट ईयर। बहुत सारी यूनिट्स होती है जिसको हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो लेंथ को भी हमने स्टडी कर लिया। उसके बाद है टाइम का कॉन्सेप्ट।
टाइम मतलब, अब टाइम को एक्सप्लेन करने के लिए एक तो ग्रेट साइंटिस्ट आया, ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट, समझ गए होगे, सबके माइंड में आ गया होगा, आइंस्टीन आया होगा पक्का, क्योंकि सबसे ज़्यादा फेमस तो वही है। तो हाँ बिल्कुल आइंस्टीन आया। आइंस्टीन ने कहा टाइम का मतलब जो घड़ी दिखाती है वही टाइम है। टाइम इज द व्हाट द क्लॉक रीड्स, जो क्लॉक होती है जो वो रीड करती है, मतलब क्लॉक के अंदर जो हम घड़ी में जो चीज़ें देखते हैं ना उसी को हम टाइम बोलते हैं। आइंस्टीन ने कहा था। बोलोगे ये भी कोई बात हुई, अब बता दी उन्होंने तो डेफिनेशन बन गई। दूसरा उन्होंने एक डेफिनेशन और दी। डेफिनेशन क्या थी, मतलब कि कोई भी इवेंट, कोई भी घटना जब तक चलती रहती है और जब वो ख़त्म हो जाती है ना, जहाँ से वो शुरू हुई और वो घटना जितने टाइम तक चली, मतलब जब वो कंप्लीटली फिनिश हो गई, तो वो ड्यूरेशन जो होती है ना उसको भी हम क्या बोलते हैं, टाइम बोलते हैं। ठीक है, तो टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है। तो इस तरह से यहाँ पे ये तीनों टर्म्स है जो मास, लेंथ और टाइम, तीनों का हमने मीनिंग तो समझ लिया कि होता क्या है। अब हम देखते हैं कि ये जो तीनों यूनिट्स हैं ये फंडामेंटल क्यों होती है। ठीक है, तो देखो फंडामेंटल इनको हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो मास है वो लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है, नहीं करेगा। मतलब मान लो 2 रोड कंसीडर कर ली, 1 मीटर की ये रही रोड और एक रोड ये ले ली, ये भी कितने मीटर की है, 1 मीटर की है। लेंथ सेम है। अगर ये दोनों आपस में डिपेंड करती, मास और लेंथ एक दूसरे पे डिपेंड करते, दैट मीन्स अगर लेंथ सेम है मास भी सेम होना चाहिए, बट ऐसा तो नहीं है। ये तो रोड पतली सी है, इसका मास लेस होगा और ये मोटा रोड है, मोटे से मोटे पेट वाला है, तो इसकी जो मास होगा वो मोर होगा, ज़्यादा होगा। दैट मीन्स मास और लेंथ एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते हैं। क्लियर? इसका अपोजिट भी ले सकते हैं। हमने 2 रोड ली जिनका मास सेम है, ये भी क्या है 2 kg की और ये भी क्या है 2 kg की है। ठीक है, ये भी 2 kg की है। अब क्या इनकी लेंथ सेम है? बिल्कुल भी नहीं है। ये 1 मीटर की है और ये 2 मीटर की है। मतलब मास सेम है तो लेंथ सेम होनी चाहिए, बट नहीं है, लेंथ अलग अलग है। दैट मीन्स मास और लेंथ का आपस में कोई रिश्ता नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये रोएगा तो लेंथ भी रोएगी, ये सब बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। दोनों इंडिपेंडेंटली है, जिसका मन करे रो, जिसका मन करे हंसो, कोई फर्क नहीं पड़ता एक दूसरे से। ठीक है, तो मतलब बिल्कुल निष्पक्ष इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। समझ आया? अब टाइम को और देख लेते हैं। टाइम को देखने के लिए हम क्या करते, एक रोड ले लो। ठीक है, रोड मतलब कि यही ले लो, मार्कर ले लो। ये जो मार्कर है इसकी कुछ ना कुछ लेंथ है, इसका कुछ ना कुछ मास भी है, लेंथ भी है और मास भी है, दोनों चीज़ें हैं। इसको रख दो। ठीक है, मास को मेजर कर लो, लेंथ को मेजर कर लो, रख लो। 1 महीने बाद दोबारा मेजर करो, क्या इसका मास और लेंथ चेंज मिलेगी? नहीं, सेम मिलेगी। चलो 1 साल के लिए छोड़ देते हैं, 1 साल बाद दोबारा मेजर करो, क्या इसकी लेंथ में और मास में कोई फर्क मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो मास लेंथ होता है वो टाइम पे थोड़े ना डिपेंड करता है। ऐसा नहीं इसको 1 साल बाद 2 साल बाद देखेंगे तो बड़ा हो जाएगा, ये ऐसा कैसा ही रहने वाला है। इसके अंदर जो क्वांटिटी ऑफ मैटर है वो फिक्स रहने वाली है, टाइम पे डिपेंड नहीं करती है। तो इसका मतलब क्या कंक्लूजन निकला कि जो मास, लेंथ और टाइम होता है ये आपस में बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करते, एक दूसरे से कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो मास, लेंथ और टाइम होता है वो फंडामेंटल क्वांटिटीज होता है, मतलब सबसे मेन वीआईपी क्वांटिटीज हैं ये, और इनकी हेल्प से हम सारे के सारी दूसरी क्वांटिटीज बनाने वाले हैं। समझ आया? ठीक है, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज क्लियर हो गई। कल के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे डिराइव्ड यूनिट, मतलब इन तीनों की हेल्प से बाकी जनता को हम निकाल देंगे इन तीनों के अंदर से। जैसे क्या होता है हमारे हिंदू धर्म के अंदर सबसे मेन गॉड माने जाते हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश। महेश मतलब शिव जी।
ठीक है। तो 3 सबसे मेन माने जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि जो विष्णु भगवान है उन्होंने ही राम का अवतार लिया, उन्होंने ही श्री कृष्ण का अवतार लिया, ठीक है। तो इस तरह से मतलब वो रूप बदल बदल कर आए हैं। तो मेन 3 हो गए ना। तो यहाँ पे मास, लेंथ और टाइम जो है हमारी फिजिक्स के सबसे ज़्यादा मेन त्रिदेव हैं फिजिक्स के त्रिदेव। देखो हमने त्रिदेव बना दिए, मतलब वो तो जो ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं वो तो हमारे यूनिवर्स के त्रिदेव हैं। 3 सबसे इम्पोर्टेंट क्या जो हमारे यूनिवर्स के लिए सब कुछ है। तो इसी तरह फिजिक्स के त्रिदेव कौन से हैं? मास, लेंथ और टाइम।